एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की क्लास लगातार चल रही है। आप लोग सभी क्लासेस को ईमानदारी से देखिएगा और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। ऑप्शन सी कह रहा है कि इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। अब ये वाला ऑप्शन देखिए, यह पूरा का पूरा सूत्र पर आधारित है। यहाँ सूत्र की बात कह दिया तो यह पूरी तरह सूत्र पर आधारित है और प्राथमिक कक्षा के बच्चों को जो है सीधे सूत्र रटा देने से क्षेत्रफल की वास्तविक समझ नहीं मिल पाती। जैसे अगर प्राइमरी के बच्चों को आप लोग सीधा सूत्र दे दीजिए तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है, यह उसकी वास्तविक समझ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे क्षेत्रफल क्या है, वह कितनी जगह घेरता है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता चल पाएंगी। आप सूत्र दे देंगे तो वो सूत्र रट कर डायरेक्ट वो सूत्र उस सवाल पर अप्लाई कर देंगे। इससे केवल संख्याओं का वो गुणा करना सीखते हैं। जैसे अभी आप लोग जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बच्चे को अगर आप ये सूत्र बता दिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई आप लोग कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई लिखेंगे और सीधा गुणा कर देंगे। तो इससे वह सिर्फ और सिर्फ गुणा करना सीखते हैं, जो कि एक अमूर्त तरीका है। यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर क्षेत्रफल की जानकारी आपको देनी है, क्षेत्रफल की संकल्पना से उन्हें परिचित कराना है, तो आप लोग सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में सूत्र दिया हुआ हो, जिस भी ऑप्शन में सूत्र की बात करें तो सूत्र जो है वो रटने को बढ़ावा देता है। तो यदि ऑप्शन में अगर आपको सूत्र दिख जाए तो वो वाला ऑप्शन आप तुरंत काट दीजिए। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। कह रहा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जहां सूत्र दिखे वो ऑप्शन आप काट दीजिए। अब यहाँ से देखिए, सूत्र जो है वो बच्चों के व्यावहारिक अनुभव से नहीं जोड़ता है। वो क्या करता है, जैसे आप डायरेक्ट सूत्र बता दिए तो ये अर्थहीन होता है, ये सिर्फ रटने को बढ़ावा देता है। और जो एनसीएफ 2005 है, जो हमारा एनसीएफ 2005 है, वह प्राथमिक स्तर पर सीधे सूत्र रटाने का विरोध करती है। जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें अगर आप डायरेक्ट सूत्र रटवा दिए तो एनसीएफ 2005 जो है वो इसका विरोध करती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। सबसे पहले आप लोग सूत्र जहां देखिए उस ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए, क्योंकि सूत्र जो है वो रटने को बढ़ावा देती है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। कह रहा है इकाई वर्गों के गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। अब ये देखिए, इस विधि में ग्राफ पेपर, ये जो विधि है इसमें ग्राफ पेपर पर बनी आकृतियों के अंदर, जैसे ये ग्राफ पेपर होता है आपका ना, ऐसे ही तो होता है, तो ग्राफ पेपर के अंदर जो बनी चौकोर आकृतियां होती हैं, ये जो डिब्बा वर्ग होता है, इसको गिन कर क्षेत्रफल निकाला जाता है। इकाई वर्ग की गणना का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ पेपर पर जो आकृतियां बनी होती हैं उसमें ये जो चौकोर डिब्बे होते हैं इसको गिन करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। हालांकि यह तो एक अच्छा और व्यावहारिक तरीका है, लेकिन यह पूरी तरह से मूर्त वस्तुओं से जुड़ा नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, ये
ये ऑप्शन तो थोड़ा थोड़ा सही है। सही कैसे है? क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर ये जो चौकोर डिब्बा होता है स्क्वायर वाला, तो ये क्या होता है कि ये बच्चे गिन कर क्षेत्रफल निकालना सीख जाते हैं। यह एक अच्छा तरीका तो है, व्यवहारिक भी है, लेकिन यह मूर्त वस्तुओं से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन अभी के लिए हम सही रख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डी चेक करते हैं। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। अब यहाँ से देखिए जब आपके दैनिक जीवन की बात कह जाए, यानी हथेली, पत्ती, पेंसिल, ये वही चीज़ें तो हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जब दैनिक जीवन की बात कर जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस डी के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे अच्छा हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए ये हमें वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है, हमें व्यावहारिक जीवन से जोड़ रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखकर और छूकर, जैसे आप लोग हथेली, पत्ती और पेंसिल हुआ, इसे बच्चे देखेंगे और इसे छुएंगे। तो वास्तविक जीवन में क्या होता है, जो दैनिक जीवन में, उसमें बच्चे देखकर और छूकर सीखते हैं। जब बच्चे अपने हथेली और जैसे ये पेड़ के पत्ते हो गए, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, इन सब को किसी मेज पर या किसी किताब पर, जैसे कोई मेज है इस पर ये बुक रख दिए, जैसे बच्चा एक बुक रख दिया, तो ये मेज पर वो जब बुक रख रहा है तो वो ये जो बुक रखा है वो कितनी जगह घेर रही है, तो उन्हें क्षेत्रफल की वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान होगा। कैसे? जैसे ये कोई मेज है, इस पर बच्चा अपनी बुक रख दिया, अब जब बुक रख दिया तो वो देख रहा है ना कि यह बुक जो है वह कितनी जगह घेर रही है, तो इससे क्या हुआ? इससे क्षेत्रफल का वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ उसे। और यह जो है मूर्त से अमूर्त, यानी देखिए पहले बच्चा देख रहा है, ये शिक्षण सूत्र जो है मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। अब मूर्त से अमूर्त कैसे? मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, तो मेज पर बच्चे ने बुक रखा, बुक कितनी जगह घेरा, ये चीज़ उसे दिखाई दिया। अब जब यह आगे बढ़ेगा, यानी जब ये अगली कक्षा में जाएगा, तो इसे हमेशा मेज और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यह बच्चा अपने आप चीज़ों को करना सीख जाएगा, यानी वह मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है। अब जैसे क्षेत्रफल का मतलब जैसे किसी सतह द्वारा घेरी गई जगह है। अब जैसे बच्चे को आप लोग टेबल पर बुक रखे तो बच्चा यह समझा ना कि क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कि किसी सतह द्वारा घेरी गई जगह, वही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो प्राइमरी स्तर के बच्चों को हमें क्या करना है, हमें उनके व्यवहारिक जीवन यानी दैनिक जीवन से उन्हें जोड़ना है, उसके बाद उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। अब 17 देखिए, 17 कह रहा है कि मनीष के पास रुपया 10 और 20 के नोट हैं। वह रुपया 50 बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के 1 नोट का उपयोग करता है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो? आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मनीष के पास 10 और 20 रुपए के नोट हैं। 10 और 20 रुपए से वह 50 रुपए बनाना चाह रहा है, तो उसने 20 के 2 नोट लिए, यानी 1 और 2 नोट उसने 20 के लिए, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 10 रुपए का 1 नोट लिया, यानी प्लस 10 किया। अब यहाँ से देखिए 20 20 40 40 10 50 50 हुआ कि नहीं हुआ? 50 रुपया बनाने के लिए उसने क्या किया, 20 रुपए का 2 नोट लिया और 10 रुपए का 1 नोट लिया, तो उसके पास हो गए 50 रुपए। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि यही राशि यानी यही 50 रुपए बनाने के लिए और कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमें यही दोनों नोट
यानी 10 और 20 के दोनों नोटों का उपयोग करना है। यानी सिर्फ और सिर्फ 10 के नोटों का उपयोग आप नहीं कर सकते, आप 10 और 20 दोनों का साथ में करेंगे। तो दोनों के साथ में जब करेंगे तो एक तो यही नियम हो गया, यानी एक तो यही प्रयोग हो गया। जैसे देखिए 20-20 का 2 नोट लिए, एक 10 का लिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरा जैसे देखिए आप लोग 10, 1, 2, 3, 10-10 का 3 नोट लीजिए और एक नोट 20 का ले लीजिए, तो भी हमारा 50 रुपये बन गया कि नहीं बन गया। 10-10 का 3 नोट लिए तो 30 हो गया और 20 जोड़ दिए तो 30-20 कितना हुआ, 50 हुआ। यानी 10 और 20 का नोट, यानी 10 और 20 के नोट का प्रयोग करके हम 2 तरीके से रुपया 50 बना सकते हैं। एक तो 20-20 का 2 नोट लेंगे, एक 10 का लेंगे, और दूसरा 10 का 3 नोट लेंगे और 20 का 1 नोट लेंगे। यानी 2 विधि से ये 50 का नोट हम लोग बना सकते हैं। तो 2 किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ऑप्शन सी में 2 है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग औसत बराबर फॉर्मूला बताइए, कमेंट करके बताइए कि औसत बराबर क्या होता है। अब औसत बराबर क्या होता है बेटा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहां से देखिए औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग का मतलब ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनका योग, इनका योग कैसे, ये देखिए पहली संख्या है 15.5 प्लस दूसरी संख्या है 12 प्लस तीसरी संख्या है 11.8 और चौथी संख्या है 9.7 और पांचवी संख्या है हमारे पास 7। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, कह रहा है संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है सभी को जोड़ना। अब हर में दिया हुआ है कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, यानी 5 से हम भाग कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए, अब इन सभी संख्याओं को जब आप लोग जोड़ेंगे तो यह 56.0 आएगा। तो 56.0 का मतलब 56 हो गया और भाग करना है किससे, 5 से। अब 5 से भाग करिए तो देखिए 5 एकन्नम 5 और यहाँ से 5 एकन्नम 5, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, 5 दूना के 10। तो 11.2 सेंटीमीटर ये हमारी कुल औसत लंबाई है। 11.2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या है। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अनुपात हमें यूनिट बताता है। अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अनुपात हमें यूनिट बताता है। तो अगर हमें इसे एग्जैक्ट वैल्यू माननी है तो हम क्या मानेंगे, हम उस संख्या को यक्स के साथ मानते हैं। जैसे हमने मान लिया कि वह तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक कोण है 5x और दूसरा है 6x और तीसरा है 7x। ये सभी कोण अनुपात में दिए हुए हैं 5, 6 और 7। ये कह रहा है कि यदि पहला कोण हमारा 5 यूनिट है तो दूसरा 6 यूनिट है और तीसरा 7 यूनिट है। अनुपात हमें यूनिट बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो जब हम कोण मानेंगे तो कोण कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 6x और तीसरा हो जाएगा 7x। अब तीनों कोण जब हमें पता चल गया तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180
180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये 3 कोण दिया हुआ है, तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब यहाँ से देखिए ये 6 6 12 और 6 18, ये हो गया 18 यक्स बराबर 180। अब 18 यक्स बराबर 180 आ गया, तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 बटा 18। बटा 18 कैसे आया? इस 18 का हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं। 18 यक्स के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया? ये 18 एकन्नम 18, 10 बार में कट गया। यक्स की वैल्यू निकल कर आ गई है हमारे पास, कितनी? 10 आ गई है। अब यहाँ से सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है। अब आप लोग खुद देखिएगा कि यहाँ 5 यक्स, 6 यक्स और 7 यक्स में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 5 यक्स है, और हमसे सबसे छोटे कोण की माप पूछ रहा है। तो सबसे छोटा कोण जब 5 यक्स है, तो 5 यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणा यक्स की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया है? 10 आया है। तो यक्स के स्थान पर कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो 10 बचे कितना हो गया? 50 अंश। यानी सबसे छोटे कोण की माप हमारे पास निकल कर कितनी आई है? 50 अंश। तो 50 अंश किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20। अब 20 देखिए, कह रहा है कि योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। अब ऑप्शन ए कह रहा है कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। ऑप्शन डी कह रहा है कि सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। अब ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन कह रहा है कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। अब इसका अर्थ आप लोग समझिए। तो इसका अर्थ है कि बच्चा केवल प्रश्न को समझे और सीधा उसका उत्तर लिख दे। कह रहा है ना कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, यानी बच्चा केवल प्रश्न को समझे और सीधे उसका उत्तर लिख दे। तो यह विकल्प बहुत सीमित है। अब जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि सीधा सीधा बच्चा उस प्रश्न को समझे और उसका जवाब लिख दे। नहीं, आप लोग बच्चे को ऐसा पढ़ाएंगे कि वो जो तर्क भी तो थोड़ा कर ले। जैसे यदि उसे कोई और सवाल मिल गया, कोई ऐसे सवाल मिल गए जो कठिन है, तो बच्चा तर्क तो कर सके। तो यह विकल्प बहुत सीमित है। ये केवल क्या करेगा? ये केवल शुरुआत और अंत पर ध्यान देगा। जैसे शुरुआत कैसे हुआ? बच्चा सवाल को समझा, तो ये शुरुआत हो गया, और उसे जवाब दे देना है, ये अंत हो गया। बच्चा यहीं तक सीमित हो जाएगा, यानी सिर्फ शुरुआत समझेगा और अंत समझेगा, बस बाकी बात खत्म। इससे क्या होता है कि इसके बीच में बच्चे ने क्या प्रक्रिया अपनाई, कौन सी गणितीय विधि सोची, इस पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए यह अधूरा आकलन माना जाएगा। जैसे अब बच्चे ने सवाल को समझा और सीधा आंसर कर दिया, तो वह कौन सी गणितीय विधि, जैसे गणित की कई सारी विधियां होती हैं ना, तो वह कौन सी गणितीय विधि अपनाई, कौन सी गणितीय विधि सोची, इस पर ध्यान नहीं देगा। वो डायरेक्ट प्रश्न को देखेगा, सोचेगा और उसका सीधा सीधा जवाब दे देगा। तो यह एक सीमित चीज है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब आगे ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। अब यहाँ से देखिए इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि छात्र जो है यह पहचान ले कि प्रश्न किस बारे में है। सवाल की पहचान करना, यानी छात्र यह पहचान ले कि प्रश्न किस बारे में है, और सही या जोड़ या घटाव, ये सही संक्रिया का मतलब क्या हुआ कि सही जोड़ या घटाव की क्रिया कर दे। अब देखिए यह भी तो एक सीमित चीज ही है कि बच्चा प्रश्न को पहचान लिया कि प्रश्न किस बारे में है, और उसके जो सही संक्रिया है, जोड़ या घटाव की क्रिया वो कर दे, तो उसका आंसर आ गया। यह भी तो एक सीमित प्रक्रिया है, यह जो है प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। सवाल को पहचानना
कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा है और उसका जवाब दे देना, जोड़ घटाव कर देना, यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें समस्या को गणितीय रूप में बदलने और उसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के चरणों को छोड़ दिया जाता है। जैसे क्या हुआ कि अभी आप बच्चे को कोई सवाल दे दिए, तो उसमें कौन सी समस्या है इसको बच्चा गणितीय रूप में बदलने और उसे सही ढंग से प्रस्तुत थोड़ी ना करेगा, वो उस चरण को छोड़ देगा। वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे सवाल की पहचान करेगा कि प्रश्न जो है वो किस बारे में है और सही जोड़ या घटाव की क्रिया करके आंसर ला देगा। यानी इसमें भी बच्चे के सोचने समझने की क्षमता एक लिमिट में होती है, यानी यह एक सीमित विकल्प है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं कि गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। यह एक मार्किंग स्कीम है जिसे आप ग्रेडिंग स्केल कहते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम क्या है, ये मार्किंग स्कीम है जिसे आप ग्रेडिंग स्केल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को नंबर देने के काम आता है। ये जो कह रहा है कि आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, यह एक मार्किंग स्कीम या ग्रेडिंग स्केल है। तो मार्किंग स्कीम ये क्या होता है कि इसमें बच्चे को नंबर देने के काम आता है, या बच्चे को नंबर देने के काम आता है, बल्कि यह समझने के काम नहीं आता कि बच्चा किस विशिष्ट चरण, यानी जैसे सोचने समझने में या गणना करने में क्या गलती कर रहा है, यह उसका आकलन नहीं करता। ये क्या करता है, बच्चे को एक ग्रेडिंग स्केल है, ये ग्रेडिंग स्केल है, यानी बच्चे को सिर्फ नंबर देने के काम आता है। तो ये ऑप्शन हमारा थोड़ी ना होगा। हमसे पूछ रहा है कि योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने में विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी, जब एक ही बचा है तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। अब सही कैसे होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। अब इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि ये एक पूर्ण और आदर्श आकलन रूब्रिक है। यह क्या है, यह एक पूर्ण और आदर्श आकलन रूब्रिक है, असेसमेंट रूब्रिक। इसके अंतर्गत जो है वो कई चरण आते हैं। कई चरण कौन सा हो गया, जैसे ये देखिए सवाल का बोधन। अब सवाल का बोधन क्या हुआ कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं कि प्रश्न में क्या जानकारी दी गई है और क्या पूछा जा रहा है। सवाल का बोधन, सवाल का बोधन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है कि प्रश्न में क्या जानकारी दी गई है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। आगे कहता है कि संक्रिया की पहचान करना। अगला नंबर क्या है, संक्रिया की पहचान करना। अब संक्रिया की पहचान से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये जो संक्रिया की पहचान है, इसमें होगा कि बच्चा यह तय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि मुझे यहाँ जोड़ना है या घटाना है। जैसे आप लोग ये 4 + 5 दे दिए, अब बच्चे को यही नहीं क्लियर है कि ये प्लस का मतलब क्या हुआ, जोड़ना हुआ कि घटाना हुआ। तो वही चीज़ है संक्रिया की पहचान करना। संक्रिया की पहचान में बच्चा यह तय कर पा रहा है कि मतलब ये तय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। अब आगे बात आती है कि गणितीय रूप में निरूपण। अगला क्या है, गणितीय रूप में निरूपण। अब गणितीय रूप में निरूपण का मतलब क्या होता है कि शाब्दिक प्रश्नों को गणितीय समीकरण में बदलना। जैसे अगर प्रश्न में लिख दिया गया कि यहाँ से देखिए, जैसे ये लिख दिया गया कि 15 में 5 जोड़े, 15 में 5 जोड़ें। अब ऐसे ही लिखा हुआ है शाब्दिक रूप में, तो इसे आप गणितीय समीकरण में बदल लें। जैसे कह रहा है ना कि 15 में 5 जोड़ें, तो 15 + 5, ये वाला चीज़ अगर आप लोग कर लिए, इसे गणितीय समीकरण में बदल लें। यही चीज़ कह रहा है कि गणितीय रूप में निरूपण, शाब्दिक प्रश्नों को गणितीय समीकरण में बदलना, यही होता है गणितीय रूप में निरूपण। अगला क्या होता है, अगला होता है कि सवाल का समाधान।
आगे क्या है, सवाल का समाधान। अब सवाल का समाधान, इसका क्या मतलब है कि सही तरीके से जोड़ या घटाव की गणना करना। सवाल का समाधान क्या होता है कि सही तरीके से जोड़ या घटाव करना, वही हो गया सवाल का समाधान। अब आखिरी बचा है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या हुआ कि अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखकर समझाना। प्रस्तुतिकरण में आप क्या करते हैं कि अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखते हैं और उसे समझाते हैं। ऐसा लिखते हैं कि सामने वाला समझ जाए। तो ये चीज़ हो गया। अब इन सब को मिलाकर हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला, सवाल का बोधन, संक्रिया की पहचान, गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। इन सब से हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा निष्कर्ष ये निकला कि शिक्षक को यह सटीक रूप से जानने में मदद करता है कि बच्चा किस जगह पर मजबूत है और उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये मैं कैसे कह रही हूँ, जैसे देखिए अगर आप लोग सवाल का बोधन पढ़ाए, संक्रिया की पहचान पढ़ाए, गणितीय रूप से निरूपण पढ़ाए, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण पढ़ाए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, बच्चे को कहाँ तक जानकारी है। इस चीज़ का आप लोगों को बोध हो जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे में कमी है वो कहाँ कमी है उसे आप आसानी से सुधार सकेंगे। तो सबसे सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है। अब यहाँ से देखिए क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है कि लगातार जैसे यहाँ देखिए 7 क्रमागत हमसे पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि वो 7 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ से एक यक्स है, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 6। ये देखिए हमारी 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2 मैं ऐसे क्यों मानी हूँ। तो यहाँ से देखिए अगर आप लोग यक्स की वैल्यू 2 रख दें, यक्स की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें, तो जब यक्स बराबर आप 2 रख देंगे तो यहाँ से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से यक्स बराबर 2 है तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं लगातार चल रही है कि नहीं चल रही हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, इसीलिए मैं यहाँ पर यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 6 मान रखी हूँ। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि इन सब का योग का मतलब होता है जोड़, इन सब का जोड़ कितना है, योग कितना है, 98 है। तो इन सब को जोड़ लीजिए। यहाँ से देखिए ये हो गया यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 6। इन सब को जोड़ने के बाद हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इन सब का योग कितना है, 98 है। तो सब को जोड़कर योग हमारा आ गया 98। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 यक्स हैं। तो 7 यक्स जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 यक्स। अब आगे प्लस करेंगे। अब यहाँ से अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 कितना हो गया, 21। तो यहाँ आ गया कितना, 21 बराबर 98 लिखा हुआ है तो 98 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 7 यक्स बराबर 98 माइनस 21। ये माइनस 21 कहाँ से आया, इस 21 का हम लोग पक्षांतर कर दिए तो ये प्लस 21 है, इसका पक्षांतर माइनस 21 हो जाएगा। अब 7 यक्स बराबर 98 में से 21 निकालेंगे तो 8 से 1 गया, 7 बचा।
और यहाँ से 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 से 11 बार में 77 कट जाएगा, आएगा यक्स की वैल्यू कितनी, 11। यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 आ गई। अब आगे प्रश्न में देखिए हमसे कह रहा है कि हमें तीसरी संख्या बतानी है। कह रहा है ना कि इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। तो हमसे तीसरी संख्या पूछा है। तीसरी संख्या कितनी है, यक्स प्लस 2 हमारी तीसरी संख्या है। तो यक्स की वैल्यू आई हमारे पास 11, तो यक्स की जगह 11 रख देंगे, प्लस 2, ये प्लस 2 आगे है ना, तो प्लस 2 कर देंगे। तो 11 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। यानी तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, कौन सी आएगी, 13 आएगी। तो 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रतिरूप को देखिए। अब प्रतिरूप, ये जो प्रतिरूप दिया है उसको कह रहा है देखिए, और इसी प्रतिरूप के अनुसार, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसी के अनुसार हमें ये नीचे वाला प्रतिरूप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ से देखिए 9 माइनस 1 किया और उसमें भाग किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए 9 और 8, यानी 9 के बाद अब घटती हुई संख्या ले रहा है। 9 के बाद कितना आया, 8। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 8 आती है। तो 9 के बाद 8, यानी ये जो संख्या दी हुई है इसमें से हमें घटाकर, यानी घटती हुई संख्या लिखा, और जो माइनस किया है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा। 9 और 8 लिखा और घटाया कितना, 2 घटाया। तो अब वापस जब 8 से भाग किया तो यहाँ देखिए ये 1 है और अगली संख्या हमारे पास कितनी आई, 1 आई और 2 आई, यानी ये वाली संख्या हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इस 9 के साथ ये 9 जो है इसके बाद हम घटते हुए क्रम में संख्या को लिखेंगे, जो माइनस कर रहा है उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और 8 से भाग सब में देंगे। आगे जो आंसर निकल कर आएगा वो भी हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये तीसरी वाली देखिए संख्या, तो 9 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 7 आएगी। तो देखिए 9, 8 और 7 लिखा। अब ये 2 घटाया था तो वापस 3 घटाएगा, यानी बढ़ती हुई संख्या घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है। 8 से भाग किया तो यहाँ देखिए फिर से बढ़ते हुए क्रम में लिखा। यहाँ 1 था, यहाँ 1 और 2 आया, और यहाँ 1, 2 और 3 आया। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सेम वैसे ही अगला पैटर्न देखिए, 9, 8, 7 ये था। अब आगे घटती हुई संख्या कौन सी आई, 6 आई। तो 9, 8, 7, 6 आया। अब यहाँ से 3 के आगे वाली संख्या आई 4, ये बढ़ते हुए क्रम में देखिए दे रहा है तो 4 आया। 8 से भाग करेंगे, अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3 आया था, अब यहाँ 1, 2, 3, 4 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये 9, 8, 7, 6, ये 8, 6 तक, 7, 6 तक दिया है। अब यहाँ से हम लोग 9, 8, 7, 6, ये 6 तक दे चुका है। अब इसके आगे 5 आएगा। ये 5 कैसे आया, यहाँ से देखिए 9, 9 के बाद 8, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, फिर 9, 8, 7, 6, 5 आएगा। अब इसमें से घटाया क्या जाएगा, ये 4 तक था तो अब यहाँ 5 घटाया जाएगा। ये 5 कैसे घटाया गया आपको समझ में आया ना। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, यानी अगली वाली संख्या जो घटाई जाएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। अब भाग करना है किससे, 8 से करना है। तो अब यहाँ से देखिए अब 4 तक की संख्या हमारे पास 1, 2, 3, 4 आ गई है, यानी 5 वाली संख्या जब हमारे पास आएगी तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगी। ये चीज़ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यदि हम लोग 5 में से 5, यहाँ देखिए ये 6 तक हो चुका है तो 6 के बाद 5 आएगा, और यहाँ 4 तक हुआ है तो 4 के आगे वाली संख्या 5 घटाएंगे। अब यहाँ से देखिए 4 जब घटाए थे तो 1, 2, 3, 4 आया था, यानी जब 5 घटाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक की संख्याएं आएंगी हमारे पास। अब आगे हमसे प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ देखिए 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 तक तो हम लोग यहाँ घटा चुके। अब आगे जब मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। तो 5 के बाद देखिए वो 4 लिखा है। अब यहाँ 6 घटाया, 6 कैसे घटाया, यहाँ देखिए 4 तक वो घटाया था, 5वां मैंने घटा दिया। अब 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी। ये बढ़ते हुए क्रम में ले जा रहा है।
अब जब 8 से भाग करेंगे तो अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब हम लोग 5 घटाए थे तो 1 2 3 4 5 तक की संख्याएं आई थी। जब 6 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याएं आएंगी। कैसे आएंगी? यहाँ से देखिए, ये 4 घटाए थे तो 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 तक आई, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक आई। तो जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 तक की संख्याएं आएंगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयां को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। अब शिक्षक कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा यदि बच्चे को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी हो? तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। ऑप्शन सी कह रहा है कि विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप। अब सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए की जब बात करेंगे तो यहाँ से देखिए लिखा है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार प्रयोग करता है। अब यहाँ से देखिए, कक्षा 3 के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी अमूर्त विचार सीधे समझ में नहीं आता है। कक्षा 3 का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी स्तर हुआ। तो प्राइमरी स्तर में चीज़ें अमूर्त नहीं होती, प्राइमरी स्तर में चीज़ें क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। मूर्त का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो कक्षा 3 के बच्चे जो है वो कोई भी अमूर्त विचार सीधे नहीं समझ पाते हैं। उन्हें समझाने के लिए क्या किया जाता है कि मूर्त वस्तुओं का, ये मूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग सबसे बेहतर माना जाता है। तो जब बच्चे जब अलग अलग तरह के स्केल देखते हैं, जैसे यहाँ से देखिए दिया है ना कि रूलर, नापने वाला रूलर हो गया जिसको आप स्केल कहते हैं, नापने वाली छड़ हो गई, ये नापने वाली छड़ हो गई, नापने वाली पट्टी हो गई जो आर्किटेक्ट जो है उपयोग करते हैं। तो जब बच्चे अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्हें देखते हैं, उन्हें छूते हैं, तो वे लंबाई की अवधारणा जैसे सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, इसको वो व्यवहारिक रूप से आसानी से समझ पाते हैं। अब यहाँ से देखिए, बच्चे ने स्केल को देखा, फिर उन्होंने नापने वाली छड़ देखी, तो उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि हम इस छड़ के बारे में भी जाने समझें, वो कहाँ कहाँ उपयोग में आता है उसे सीखें। अब ये जो वास्तुकार होते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, उनकी टेप उन्होंने देखी, जो नापने वाली पट्टी होती है वो देखी, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि हम चीज़ों को देखें, समझें, उसको छुएं। तो बच्चे जो है अपने व्यवहारिक रूप से जुड़ते हैं और चीज़ों को मूर्त रूप से देखकर उन्हें बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी कह रहा है कि नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। अब ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं है, इसे आप पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? आप देखिए, ये सीमित है, ये ऑप्शन सीमित है, इसको आप कह सकते हैं। जो है केवल नापने वाली टेप, जो केवल नापने वाली टेप होती है वो बच्चों को लंबाई की विविधताओं, जैसे छोटी चीज़ों के लिए स्केल का यूज़ करते हैं और बड़ी चीज़ों को नापने के लिए वो टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जानकारी में नहीं मिल पाएंगी। कैसे नहीं मिल पाएंगी? जब आप लोग एक नॉर्मल सी टेप लेकर चले आएंगे जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, तो बच्चा समझेगा कि यही एक मात्र टेप ही है उपकरण जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो जो उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं उनका अनुभव उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये ऑप्शन तो
थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा गलत आप नहीं कह सकते, क्योंकि टेप भी जो है हम उपयोग में लेते हैं। बच्चों को दैनिक जीवन से चीज़ें जब जोड़कर सिखाते हैं तो टेप का भी उपयोग हम करते हैं। तो लेकिन अब यहाँ से देखिए, ये उनके व्यवहारिक जीवन से पूरा का पूरा थोड़ी ना जोड़ रही हैं। अब ये ऑप्शन ए देखिए, इसमें रूलर का भी प्रयोग हो रहा है, स्केल का, नापने वाली छड़ का भी प्रयोग हो रहा है, ये पट्टी का भी प्रयोग हो रहा है जो वास्तुकार प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन बहुत सीमित है, तो बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा ज़्यादा सही होगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। अब यहाँ से देखिए, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट का मतलब क्या हुआ कि यह केवल सूत्र और संबंध की बात कर रहा है। जैसे आप एक चार्ट पेपर लेके गए, उसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र लिखे हुए हैं, उसमें कई सारे नियम लिखे हुए हैं। अब बच्चा वही देखा और वो सीधा सीधा बस उसी को सीख रहा है। तो यह कक्षा 3 के बच्चों के लिए बहुत सैद्धांतिक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहुत सैद्धांतिक हो जाता है और उबाऊ भी हो जाता है। अब यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, जब रूलर, छड़ और पट्टी को बच्चा हाथ से छू रहा है, अपना जो है वो कार्य कर रहा है, नाप रहा है, देख रहा है, तो ये ज़्यादा मतलब बच्चे को प्रभावित करेगा कि आप लोग एक चार्ट ले आकर क्लासरूम में लटका दे, वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो चार्ट जो है वो बहुत सैद्धांतिक हो जाता है और बहुत उबाऊ हो जाता है। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे सिर्फ रटने लग जाते हैं। जैसे आप इकाई वाला चार्ट लेकर आए तो बच्चा जो है वो सोचने समझने का मौका मिलेगा नहीं उसे, क्योंकि चार्ट सामने रखा हुआ है, तो वो चीज़ों को रटने लगेगा। इससे लंबाई की वास्तविक समझ विकसित नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप। अब यह ऑप्शन भी काफ़ी सीमित है। अब यहाँ से देखिए, इसमें केवल 2 चीज़ें शामिल है, एक तो सेंटीमीटर वाला रूलर शामिल हो गया और दूसरा टेप शामिल हो गया। तो ये ऑप्शन ए के मुकाबले काफ़ी सीमित है कि नहीं है? इसमें क्या होगा कि इसमें शिक्षण सामग्री की विविधता कम है। ये ऑप्शन डी जो है, इसमें शिक्षण सामग्री की विविधता कम है। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो इसमें बच्चों का जो है वो व्यापक व्यवहारिक अनुभव नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 है कि रमन का 4 दिनों का औसत व्यय ₹130 है। यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः ₹100, 125, 85 तथा ₹160 है, तो उसका 5वें दिन का व्यय रुपए में क्या है? अब यहाँ से इस सवाल को देखिएगा, ये हमसे मिला जुला कर औसत पूछ रहा है। औसत कैसे पूछ रहा है? यहाँ देखिए, 4 दिन का औसत ₹130 है। औसत ये देखिए पूछ रहा है ना, तो औसत का मतलब होता है कि अब औसत बराबर, आप लोग बताइए औसत बराबर क्या होता है? औसत मैंने आपको कई बार बताया है। औसत बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ की कुल व्ययों का योग। औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा कुल व्ययों का योग। कुल व्ययों का योग बराबर दिनों की संख्या, बराबर क्या हो जाएगी? दिनों की संख्या। ये चीज आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? औसत बराबर क्या हो जाएगा कि कुल व्ययों का योग बटे दिनों की संख्या। अब यहाँ से देखिए, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि औसत का व्यय, 4 दिनों का औसत व्यय। औसत व्यय हमें दिया हुआ है ₹130, तो औसत के स्थान पर हम कितना रखेंगे? ₹130 रखेंगे। अब बराबर करेंगे कि कुल व्ययों का योग, ये जो कुल व्यय उसने किया हुआ है, यहाँ देखिए 4 दिनों का क्रमशः व्यय दिया हुआ है ना, तो ये जो 4 दिनों का व्यय दिया हुआ है इसको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे? अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 160।
अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, हमसे पूछ रहा है कि उसके 5वें दिन का व्यय, और ये तो हमें प्रश्न में तो सिर्फ 4 दिन का व्यय दिया हुआ है। हम 5वां दिन कैसे निकालेंगे? हमें 5वें दिन का व्यय जो है वो हमें मानना होगा कि उसके 5वें दिन का व्यय कितना है, यक्स है, रुपया यक्स है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये औसत बराबर दे दिया है 130, तो कुल व्ययों का योग, कुल व्यय में जब 4 दिन का व्यय प्लस 5वें दिन का भी व्यय हम लोग शामिल करेंगे तभी तो ये 5वें दिन का व्यय निकाल पाएंगे। तो 5वें दिन का व्यय क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो प्लस यक्स जोड़ लिए। अब बटा कितना है, दिनों की संख्या। अब दिन की संख्या आप 4 नहीं लिखेंगे, 4 कैसे नहीं लिखेंगे, हम टोटल 5 दिन का व्यय निकाल रहे हैं तो हमें कुल संख्या लिखनी होती है ना। तो 4 दिन न लिखकर हमें कितना लिखना होगा, 5 लिखना होगा, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, 5 दिन का व्यय निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 130 गुणा 5, ये 13 गुणा हो जाएगा। तो 130 गुणा 5, 13 पचे कितना हो जाएगा, 65, ये हो गया 650 बराबर। अब 100, 125, 85 और 160 जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 470 आएगा। 470 लिखेंगे प्लस यक्स, ये जो प्लस यक्स है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा, ये 650 है तो 650 लिख लेंगे। इस 470 का 650 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 470 आ जाएगा। माइनस 470 कैसे आया, इस 470 का 650 की तरफ पक्षांतर किए तो ये प्लस में है, इसका पक्षांतर माइनस में हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ की हूँ। अब यहाँ यक्स बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 650 में से 470 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा जी, 180 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है कितनी, 180, और हमने यहाँ मान रखा है कि 5वें दिन का व्यय जो उसका कितना है, यक्स रुपए है। तो यक्स की वैल्यू जब 180 आ गई यानी 5वें दिन का व्यय उसका कितना है, 180 रुपए है। तो 180 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम सबसे पहले मान ले रहे हैं, हमने मान लिया कि दूरी, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि दूरी जो है वो यक्स किलोमीटर है। दूरी कितनी है, दूरी यक्स किलोमीटर है। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो चाल देखिए कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सबसे पहले स्टार्टिंग वाला देखेंगे। तो चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के स्थान पर 50 रखेंगे बराबर दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमने यक्स मान रखा है तो दूरी हमारी यक्स हो जाएगी बटा समय कितना है, 8 घंटे, ये 8 घंटे में तय करती है ना, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 8 घंटे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालें तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 पंचे 40, यानी 400 किलोमीटर ये हमारी दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई, 400 किलोमीटर। अब यहाँ आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसी दूरी को, यानी ये जो हमने यक्स मान रखा है वो अब हमारी 400 किलोमीटर दूरी आ गई। तो कह रहा है कि यही जो 400 किलोमीटर दूरी है इसको जब वो 5 घंटे में तय करेगा तो उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है वो कितना बढ़ा देगा कि जो दूरी 8 घंटे में वो तय कर रहा था अब वह 5 घंटे में तय कर लेगा। तो अब हम 5 घंटे, ये जो 5 घंटा है इससे निकालते हैं दूरी। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता है।
अब हमसे चाल पूछ रहा है, यहाँ देखिए चाल पूछ रहा है कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि की जाए। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी कितनी आ गई है हमारी, 400 किलोमीटर। दूरी बदलने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इसी दूरी में, यानी ये जो इसी दूरी में, ये जो दूरी है इसी को वो 5 घंटे में तय कर रहा है। तो दूरी हमारी आ गई है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय यहाँ 8 घंटा जब आप लिखे थे, तो अब समय यहाँ 5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा कैसे हुआ, यहाँ स्टार्टिंग में वो 8 घंटे में तय कर रहा था, अब वही कह रहा है कि हम 5 घंटे में तय करेंगे। तो समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी चाल हमारा कितना आ गया, चाल हमारा आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ही हमसे पूछा है, तो चाल हमारा निकल कर कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए ये वृद्धि पूछ रहा है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि ये चाल कितनी है, 80 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन में भी देखिए 80 दिख गया, तो आप लोग 80 टिक कर दें, नहीं 80 नहीं टिक करना है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पहले जब, अब यहां से चाल वृद्धि कैसे निकालेंगे, चाल में वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो यहां से देखिए हमारी जो नई चाल निकल कर आई है, जब हम 5 घंटे कर दिए तो कितनी आई है, 80 किलोमीटर आई है। और जब हमारी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तब हमारी दूरी कितनी थी, जब हमारी चाल 8 घंटे की रफ्तार से, जब हम उस दूरी को 8 घंटे में तय कर रहे थे, तब हमारी चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर। और जब 5 घंटे में तय कर रहे हैं तो 80 किलोमीटर है। तो 80 में से इस 50 को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए जब हम लोग इसी दूरी को 5 घंटे में तय किए तो वो 80 आई, और जब 8 घंटे में तय कर रहे थे तो 50 आई है। तो 80 में से जब 50 निकाल देंगे तो ये कितनी आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो इन दोनों दूरी को तय करने में जो चाल में हमारी वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 30 किलोमीटर। पहले हमारी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, अब 80 हो गई है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हम बढ़ाए हैं, तब जाकर हमारी ये यात्रा 5 घंटे में कंप्लीट हुई है। तो हमारी चाल में वृद्धि कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग यहाँ 80 आएगा तो यहाँ तुरंत 80 टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे जो है वृद्धि पूछ रहा है। तो 80 आई है, 50 पहले थी, दोनों में से जब इन दोनों को जब घटाएंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, वही हमारी वृद्धि होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है कि 0.50 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। अब यहाँ से देखिए ये 0.50 है और यहाँ से 0.5 है। अब बच्चा क्या कर रहा है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये 0.50 है, 0.5 है, तो वो सोचेंगे कि ये 0.50 बड़ा है और 0.5 छोटा है। वो ऐसा क्यों समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। ऑप्शन बी कह रहा है कि कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। ऑप्शन सी कह रहा है कि संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। अब सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। अब ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। अब यहाँ से देखिए कि बच्चे जो है वो पूर्ण संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चा ये समझ रहा है कि ये 50 है और ये 5 है, इसलिए वो ये वाली संख्या बड़ी कर गया। तो ये नियम दशमलव पर वैसे ही लागू कर देते हैं। जैसे बच्चे को ये पता होता है ना कि 50 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। तो जब 50 बड़ा है तो 0.50 भी बड़ा होगा 5 से। तो वो यही नियम, यानी पूर्ण संख्याओं का नियम जो है वो दशमलव पर भी वैसे ही लागू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अंक के अंत में शून्य लगाने से संख्या का मान बढ़ जाता है।
उन्हें यही समझ में आता है। तो अब क्या करेंगे, अब शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आता, ये आप बच्चे को बताएंगे। शून्य के स्थान और उसकी सार्थकता को लेकर उनके मन में भ्रम होती है। शून्य के स्थान और उसकी सार्थकता को लेकर उनके मन में भ्रम होता है। जैसे अभी यहाँ से 0.5 बराबर 0.50 बराबर 0.500, यानी ये सभी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये चीज़ आप लोग उन्हें समझाएंगे। उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है। वो क्या समझते हैं, जैसे पूर्ण संख्या में होता है कि 50 बड़ा है 5 से, तो वो यही नियम इस दशमलव वाली संख्या में भी लगाने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि उन्हें क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण, यानी उन्हें ये भ्रम रहता है। तो यही ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उन्हें जो है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना होती है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। अब ऐसा तो है नहीं कि अभ्यास के अभाव यानी अभ्यास की कमी इसका मुख्य कारण है। तो अभ्यास की कमी इसका मुख्य कारण नहीं है। अगर बच्चे की बुनियादी अवधारणा ही गलत है, यानी अगर आप बच्चे को यही नहीं समझा पाए कि दशमलव में जो संख्याएं होती हैं उनके जीरो का महत्व नहीं है, अगर बच्चे की बुनियादी अवधारणा ही गलत है, तो बिना समझे सिर्फ ज़्यादा अभ्यास कर लेने से वो बार बार वही गलती दोहराएंगे, उनमें सुधार नहीं आएगा। तो अभ्यास का अभाव ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा पर दिखाना यह एक अच्छा शिक्षण तरीका हो सकता है। जैसे संख्या रेखा पर चीज़ों को दिखाना, तो ये एक अच्छा शिक्षण तरीका हो सकता है, लेकिन इस विशिष्ट गलती का सीधा कारण शून्य के नियम को गलत समझना है, न कि केवल संख्या रेखा का अनुभव। जैसे संख्या रेखा पर आप लोग नहीं अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप ये दशमलव वाली संख्या को गलत कर जाएंगे। नहीं, शून्य के नियम को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जो शून्य का नियम है, यानी शून्य के नियम को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए ये संख्याएं आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। अब बच्चे यह गलती जानबूझकर या लापरवाही से थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो क्या आप जानबूझकर ऐसी गलती करेंगे या आप ऐसी लापरवाही करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह निश्चित गणितीय तर्क, यानी उन्हें गणितीय तर्क से ये बताना होगा कि 50 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन ये दशमलव में ये नियम नहीं लगती हैं। तो इसे लापरवाही के बजाय वैचारिक समझ की कमी माना जाता है। ये लापरवाही नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सबसे सही और सबसे सटीक आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर। 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पढ़ाती हैं उसमें से कह रहा है कि यदि उच्च कक्षा यानी उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन गायब हो गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ गया है। यहाँ कह रहा है कि 3/8 शिक्षिकाएं जो है वो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं, और आगे कह रहा है कि उनमें से जो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग है वो गणित शिक्षिकाएं हैं। तो जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, हमसे उनकी संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ से देखिए, टोटल शिक्षिकाएं कितनी हैं? 96 हैं।
96 में 2/9 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स की टीचर हैं, यानी उच्च स्कूली कक्षा में गणित की शिक्षिकाएं हैं। और 3/8 जो शिक्षिकाएं हैं वो उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ये 96 टीचर हैं, टोटल 96 टीचर हैं। इसका हम सबसे पहले 3/8 निकाल लेते हैं। तो 3/8 कैसे निकालेंगे? 96 का 3/8, तो का मतलब गुणा होता है। तो 96 का यानी 96 गुणा 3/8, तो 96 का 3/8 जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये 12 बार में कट जाएगा, 12 अट्ठे 96। अब यहाँ से 12 तिया के कितना हो गया? 36। यानी ये 3/8 शिक्षिकाएं जो उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ा रही हैं उनकी संख्या कितनी है? 36 है। तो 36 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो हाई स्कूल टीचर हैं, जो हाई स्कूल की टीचर हैं। अब यहाँ से देखिए 36 तो टोटल हैं, जो उच्च कक्षा में पढ़ा रही हैं उनकी संख्या कितनी है? 36 है। अब कह रहा है कि जो उच्च कक्षा में पढ़ा रही हैं उनका 2/9 भाग। अब यहाँ से आप 96 का 2/9 नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? ये कह रहा है कि जो उच्च कक्षा में पढ़ा रही हैं, ये 36 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो उच्च कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो ये जो 36 टोटल शिक्षिकाएं हैं उनका 2/9 भाग, ये 36 का 2/9 कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो उच्च कक्षा में शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं उनका 2/9 भाग जो है वो गणित पढ़ाती हैं। तो यहाँ से देखिए ये 9 चौके 36 और यहाँ से 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। यानी 8 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो मैथ्स पढ़ाती हैं। जो क्या पढ़ाती हैं? मैथ्स पढ़ाती हैं। यहाँ से टोटल शिक्षिकाएं हाई स्कूल में जो हैं वो कितनी हैं? 36 हैं। अगर पूरे स्कूल की बात करें तो 96 टीचर हैं और उच्च कक्षा में जो पढ़ा रही हैं वो 36 हैं। तो जो उच्च कक्षा में 36 पढ़ा रही हैं उन्हीं का 2/9 भाग ऐसी टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाती हैं। तो 36 का 2/9 भाग यानी 8 जो शिक्षिका हैं वो मैथ्स पढ़ा रही हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि हमें ऐसी शिक्षिका बताइए जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो जब 36 टोटल हैं और 36 में से 8 जो है वो मैथ पढ़ा रही हैं, तो 36 में से 8 निकाल दीजिए, 28 टीचर आएगा। तो 28 टीचर ऐसी हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। 36 देखिए टोटल है, 36 में 8 टीचर ऐसी हैं जो गणित पढ़ाती हैं। तो 36 में से जब 8 को आप लोग निकाल देंगे तो 28 टीचर बचेंगी। अब 28 टीचर वही बची हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या कितनी है? 28 है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये है। 25, यहाँ देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ ये प्रश्न है कि शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति हजार, यानी 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास, यहाँ से ये प्रश्न लिखे नहीं हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है। कह रहा है कि अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं। ये इस प्रश्न को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। कह रहा है कि अगर उसके पास टोटल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है? अब यहाँ से देखिए 2500, यहाँ ये 2500 रुपये में वह 1000 ईंट पाती है। ये कह रहा है ना कि 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट, यानी 2500 में वह 1000 ईंट उसको मिल रहा है। तो 1 रुपये में उसको कितना ईंट मिलेगा? 1 रुपये में 1000 बटा 2500 ईंट उसको मिलेगा।
₹1 में उसको कितनी ईंटें मिलेंगी? 1000 बटा 2500। अब हमसे पूछा है कि उसके पास ₹4000 हैं, टोटल ₹4000 हैं, तो 4000 में वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो अब यहाँ से 4000 की बात करेंगे कि ₹4000 में वह कितनी ईंटें खरीदेगी। तो ₹1 में वो 1000 बटा 25 यानी 1000 बटा 2500 ईंटें खरीद रही है। अब 4000 में यानी गुणा 4000 कर देंगे। ये चीज़ें आप लोग समझ पाए कि नहीं? यहाँ देखिए ₹1 में वो 1000 बटा 2500 ईंटें खरीद रही है, तो 4000 में एक ईंट गुणा 4000 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ से 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40 और यहाँ से 5 दूना के 10। अब यहाँ से देखिए 8 दूना के 16 हो गया, 2 जीरो है 2 जीरो लगा देंगे, यानी 4000 में वो कितनी ईंटें खरीद लेगी? 1600 ईंटें खरीद लेगी। तो 1600 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि एक ऑपरेटर ये ये एक चिन्ह है को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। यदि 4 का मान 4 + 5 + 6 है, 5 का मान 5 + 6 + 7 + 8 है, 4 का मान 6 + 7 + 8 + 9 है, तो ऐसे ही हमसे n@8 का मान पूछ रहा है। अब सबसे पहले इन तीनों मान को समझिए कि ये तीनों किस हिसाब से यानी किस सीक्वेंस में स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से 4 का मान देखिए, तो 4 का मान यहाँ से देखिए ये 4 और 3 है, तो इसको अगर हम लोग विस्तार करें तो ये 4 यहाँ बीच में प्लस है, +4 + 1 +4 + 2, ये 3 तक दिया हुआ है, 4 से 3 तक दिया हुआ है, तो एक हम 4 लेंगे, दूसरा 4 + 1 और तीसरा 4 + 2, यानी ये जो 3 संख्या दी हुई है इसके एक अंक पहले तक लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये 4 आ गया और +4 1 ये 5 हो गया और +4 2 कितना हो गया? 6। यहाँ से देखिए 4 + 5 + 6 ये वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? अब सेम चीज़ हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 5 है, तो पहला 5 लेंगे और दूसरा लेंगे 5 + 1, तीसरा लेंगे 5 + 2 और चौथा लेंगे 5 + 3। अब 5 + 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये देखिए 4 तक दिया हुआ है, तो 4 के एक अंक पहले तक हमें प्लस करना है। तो अब यहाँ से देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, +5 1 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, +5 3 8 हो गया, 5 + 6 + 7 + 8 हो गया, तो ये वाला भी फॉलो कर गया। अब ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर ये 6 होगा, तो 6 आगे 6 + 1 करेंगे 7 आएगा, 6 + 2 करेंगे 8 आएगा, 6 + 3 करेंगे 9 आएगा। हमें 3 तक ही लिखना है क्योंकि यहाँ देखिए ये 4 संख्या दी हुई है, इसके एक अंक पहले तक लिखेंगे। अब यही हम लोग इसमें फॉलो करेंगे n@8 में, n@8 में। अब जब यही चीज़ फॉलो करेंगे तो यहाँ से देखिए इस 4 से शुरुआत कर रहे थे, 5 से शुरुआत कर रहे थे, 6 से शुरुआत कर रहे थे, तो यहाँ n से शुरुआत करेंगे, n से शुरुआत करेंगे 8 से एक अंक कम तक, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 से एक अंक कम, यहाँ 4 से एक अंक कम और यहाँ भी 4 से एक अंक कम तक ले गए हैं, तो यानी यहाँ भी हमें 8 से एक अंक कम तक ले जाना है। तो पहली संख्या हमारी आएगी n आएगी। अब प्लस दूसरी संख्या करेंगे n + 1, आगे करेंगे n + 2, उसके आगे करेंगे +n + 3, आगे करेंगे +n + 4, उसके आगे करेंगे n + 5 और उसके आगे करेंगे n + 6 + n + 7। इसको हम लोग सिर्फ 7 तक ले जाएंगे। 7 तक क्यों ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ये 8 संख्या दी हुई है, तो 8 से एक कम ले जाएंगे, तो 8 से एक कम कितना हो गया? 7 हो गया। अब ये चीज़ें जो इतनी संख्या आई हैं इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 n हो गया। तो 8 n को जब जोड़ेंगे तो 8 n हो जाएगा प्लस
अब इस संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 1 21 और 21 साथ कितना हुआ 28 हुआ। तो 8n + 28 ये हमारी संख्या n @ 8 को सॉल्व करने के बाद आई हुई है। तो 8n + 28 ये देखिए ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्कूल की लाइब्रेरी में 1250 हिंदी की किताबें और 845 अंग्रेजी की किताबें हैं। यदि 350 किताबें छात्रों को जारी कर दी गई तो लाइब्रेरी में अब कितनी किताबें बची हैं? देखिए प्रश्न भले ही 3 लाइन में है, जवाब एकदम 1 लाइन में आएगा। 1 लाइन में कैसे आएगा? लाइब्रेरी में कह रहा है कि 1250 हिंदी की किताब है और 845 जो है वो अंग्रेजी की किताब है। तो 1250 हिंदी की प्लस 845 अंग्रेजी की, इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो लाइब्रेरी में जो टोटल बुक्स हैं वो हमारी निकल कर आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए ये 5 हो गया, यहाँ से 5 4 9 हो गया और ये 12 8 20 हो गया। यानी अगर हम टोटल बुक्स की बात करें तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है? 2095। 1250 हिंदी की किताब है, 845 अंग्रेजी की किताब है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये टोटल लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं? 2095। अब ये जो 2095 किताबें हैं इसमें से कह रहा है कि 350 किताबें वो छात्रों को जारी कर दी गई। जारी कर दी का मतलब कि 350 किताबें जो थी वो छात्रों को दे दी गई पढ़ने के लिए, यानी छात्रों को जारी कर दिया गया। तो 350 किताबें जब निकल गई लाइब्रेरी से तब पूछ रहा है उसके बाद कितनी किताबें बची। तो टोटल 2095 किताबें थी, इसमें से 350 किताबें निकल गई जो बच्चे पढ़ने को कर चले गए। जब 350 निकल गई तो 2095 में से 350 जब माइनस करेंगे तो 1745 आएगा। यानी 1745 किताबें अब जाकर लाइब्रेरी में बची हैं जब 350 किताबें बच्चों को दे दी गई उसके बाद। तो 1745 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोग 15 प्रश्नों को हल किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे हैं या नहीं हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगली वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हुई एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।